बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 से है। 2 स्टार्ट करने लगे हम। सॉरी, चैप्टर नंबर सेकंड है, थिंकिंग लाइक इकोनॉमिस्ट। ठीक है, कि इसमें हम स्टडी ये करेंगे कि एक इकोनॉमिस्ट जो है वो कैसे सोचता है, उसकी थिंकिंग क्या होती है, वो कैसे चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, अपनी ऑब्ज़र्वेशन को कैसे वो अपने थ्योरी की फॉर्म में लेके आता है। ये सारी चीज़ें हम मॉडल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जो है स्टडी करने लगे हैं। सबसे पहली वजह है इकोनॉमिस्ट एज साइंटिस्ट। हमने फर्स्ट चैप्टर में जब प्रिंसिपल से पहले बात की थी तो हमने कहा था साइंस पे बात हुई, हमारी आर्ट पे बात हुई। हमने कहा इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है, आर्ट है या फिर स्किल है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो हमने कहा इकोनॉमिक्स साइंस भी है, इकोनॉमिक्स जो है आर्ट भी है, ये एक स्किल भी है। डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट वे में आपको बीइंग इकोनॉमिस्ट जो है वो बिहेव करना पड़ता है। इकोनॉमिक्स जो है या इकोनॉमिस्ट जो है वो साइंटिस्ट है। जस्ट कई जगह पे वो कोई और तरीके की पॉलिसीज़ अडॉप्ट करता है, और तरीके के मेथड्स और तरीके की सिचुएशंस अडॉप्ट करता है, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट है वो और तरह से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, उसको मेजर करने की कोशिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक साइंटिस्ट जो है वो अपनी लेबॉर्ट्री में वो माइक्रो क्यूब जो होती है उसके पास, उसके थ्रू चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, बैक्टीरिया और मैनी मोर थिंग्स, और उनको देख रहा होता है। जबकि एक जो सोशलिस्ट है या इकोनॉमिस्ट है वो सोसाइटी को अपनी आंखों से मेजर करने की कोशिश कर रहा होता है कि सोसाइटी में क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है साइंटिफिक मेथड। इसकी एग्जांपल आपकी बुक के अकॉर्डिंगली जो कोट हुई है बच्चे, न्यूटन ने 17th सेंचुरी में एक ऑब्जर्वेशन की। तो उसने आइडेंटिफाई किया कि जब ज़मीन पे सेब गिरता है, सेब को उसने देखा जब, और उसने कहा कि ज़मीन पे जब सेब गिरता है तो ये कोई भी चीज़ जब हम ज़मीन से आसमान से फ़र्क मील खला से फेंकें ये हमारी एटमॉस्फेयर से, तो ये ज़मीन की तरफ आती है। तो यहाँ से उसने थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो पेश की, यानी कि आपने ऑब्ज़र्व किया, एक इंसिडेंट आपके सामने हुआ, आपने उसको ऑब्ज़र्व किया और उसके थ्रू जो है एक थ्योरी जनरेट कर दी। अब जब उसने वो थ्योरी जनरेट की, ऑब्वियसली उसमें बहुत सी खामियां थी जो साइंस में मॉडर्न स्टडीज़ जिन्होंने पढ़ी हुई हैं ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर्स और एमफिल लेवल पे, वो बहुत से जो साइंटिस्ट हैं बाद में उन्होंने इसमें बहुत से फॉल्ट निकाले और बहुत सी चीज़ों को करेक्ट किया। तो ये जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उससे एक थ्योरी डेवलप करते हैं, थ्योरी पे एक वो स्टडी बन जाती है, वो रियलिटी बन जाती है। वो टाइम टू टाइम फिर क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, नए लोग जो हैं उस पर रिसर्च करते हैं, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो है मोर उसमें ऑब्जर्वेशन, मोर थिंकिंग, मोर थ्योरीज जन्म लेती हैं, डेवलप होती हैं। इसी तरह बीइंग इकोनॉमिस्ट आपको भी साइंटिफिक मेथड को अपनाना होता है। आप भी ऐसी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, आप भी मेन इसमें अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें तो एक इकोनॉमिस्ट जो है उसने ऑब्ज़र्व किया जी, जब कंट्री में करेंसी की मिकदार जो है वो बढ़ती है, मीन गवर्नमेंट ज़्यादा करेंसी नोट इशू करती है, तो उसकी वजह से इशू आता है कि आपकी वैल्यू जो करेंसी की है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और आपकी जो इन्फ्लेशन है, महंगाई जिसको आप बोलते हैं, वो हो जाती है सोसाइटी में, इकोनॉमी में। ठीक है, तो उसने यहाँ से एक थ्योरी जो है जनरेट की। ठीक है, अब उस थ्योरी पे डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अपनी अपनी राय, और आने वाले वक्त में जो है डिफरेंट उस पर थॉट्स और डिफरेंट उस पर रिसर्च होगी, लोग मज़ीद इसमें वर्किंग करेंगे, तो ये मज़ीद जो थ्योरी है ये पॉलिश होती जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही बीइंग इकोनॉमिस्ट आपको भी साइंटिफिक मेथड को अपनाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें तो बीइंग इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक्स की थिंकिंग रखने के लिए आपके लिए एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है अजम्पशंस।
साइंस में भी अजम्पशंस होती हैं, थोड़ी सी डिफर करती हैं इकोनॉमिक एग्जाम्पशन से, लेकिन इकोनॉमिक्स में भी अजम्पशंस होती हैं। हमने बहुत सी अजम्पशंस पढ़ी हैं, हम कंसीडर करते हैं कि ये चीज़ें ऐसे ना हों तो ये चीज़ ऐसे ट्रू प्रूव होगी, ठीक है। तो ये जो अजम्पशंस हैं इन्हीं की बेस पे एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम या एक इकोनॉमिक मॉडल जो होता है उसको अंडरस्टैंड करना जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है। उसको समझना, इकोनॉमिक लॉ की अंडरस्टैंडिंग, उसको जो है उस पर इम्प्लीमेंट करना जो है वो इजी हो जाता है। आप बाकी सारी चीज़ों को बैन कर देते हैं, उनका जो इफेक्ट है वो नलीफाई करते हैं, तो देन एक चीज़ का इफेक्ट आपके सामने आता है कि इस चीज़ से क्या इफेक्ट हो रहा है। उसके बाद बचे जो हमने मेन चीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी है वो है इकोनॉमिक मॉडल्स। इकोनॉमिक मॉडल्स आपके चैप्टर में 2 डिस्कस किए गए हैं, हम इनको बड़ी डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जी क्लास, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक मॉडल्स की। तो यहाँ पे हमारे पास पहला मॉडल है इकोनॉमिक मॉडल, मॉडल नंबर 1 सर्कुलर फ्लो डायग्राम। ये डायग्राम बच्चे है क्या, इसको क्या है, ये इसका मीनिंग क्या है, ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। A model of the economy that shows how rupees mean wealth flow through markets among household and firms। यहाँ पे बच्चे हम इस मॉडल में कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे 2 ही लोग हैं, एक हाउसहोल्ड और दूसरा जो है फर्म्स। मीन हाउसहोल्ड वो है जो चीज़ें कंज्यूम करती हैं, सर्व करती हैं, और फर्म्स वो हैं जो चीज़ें बनाती हैं, ठीक है। या दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हाउस होल्ड वो हैं जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, और फर्म्स वो हैं जो उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिवॉर्ड प्रोवाइड करती है। अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो बच्चे हमने 4 फैक्टर्स पढ़े थे। कोई भी चीज़ दुनिया में कहीं भी कभी भी पैदा हो तो वो इन्हीं 4 लोगों से मिलके या इन्हीं 4 चीज़ों से मिलके पैदा होती है। उसमें सबसे पहले है बच्चे लैंड, नंबर 2 पे है आपके पास लेबर, थर्ड वन है आपके पास कैपिटल, एंड फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बच्चे कोई भी चीज़ पैदा करने के लिए आपको ज़मीन का आपके पास होना ज़रूरी है। कोई चीज़ आप जो एग्रीकल्चर से रिलेवेंट उगाएं, कहीं पे फैक्ट्री लगाएं या कहीं पे अपना ऑफिस बनाएं, आपको ज़मीन रिक्वायर होती ही होती है। उसके बाद लेबर ज़ाहिर है बच्चे आप खुद काम करें या कोई आपके बिहाफ पे काम करे, मजदूर की ज़रूरत होती ही होती है, कोई भी काम दुनिया जहान का हो। उसके बाद कैपिटल, पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता, स्पेशली बिजनेस की जब आप बात करते हैं तो नो बिजनेस कैन बी डन विदाउट कैपिटल आर रिसोर्सेज। और लास्ट एंड फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन वो है जो इन तीनों को मर्ज करती है, इकट्ठा करती है। तो जो यही 3-4 जो चीज़ें हैं यही मिलके कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करती हैं, और इसका जो रिवॉर्ड है वो भी इन्हीं 4 लोगों के दरमियान क्या होता है, डिवाइड होता है। लैंड को क्या मिलता है जी, रेंट, लेबर को क्या मिलता है जी, वेजेस, मजदूरी जिसको हम बोलते हैं, कैपिटल पे बच्चे इंटरेस्ट होता है, और लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस हो तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, बेयर करना पड़ता है। ये 4 चीज़ें मिलकर चीज़ को प्रोड्यूस करती है, और इनके जो रिवॉर्ड्स हैं वो मीन जो वेल्थ है वो इन्हीं 4 लोगों में क्या होती है, कंज्यूम होती है। सर्कुलर फ्लो डायग्राम में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे जो वेल्थ या चीज़ें हैं हाउस होल्ड से फर्म की तरफ और फर्म से रिसोर्सेज जो हैं वो हाउस होल्ड की तरफ मूव करते हैं। तो जैसा कि बच्चे हमने कहा है, एक तरफ हाउस होल्ड है, दूसरी तरफ फर्म्स हैं। मार्केट हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि दोनों तरफ को चलाने के लिए हमने चूँकि एक प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है कि मार्केट आर गुड प्लेस टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो मार्केट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं। जी, सबसे पहले बच्चे अगर हम इनर साइड को देख लें तो यहाँ पे फर्म्स क्या करती हैं, आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। पहले हम अबव वाला पोर्शन जस्ट देखेंगे, बिलो वाले को इग्नोर कर देंगे, ठीक है।
अबाव वाले में देखें तो फर्म्स आपको क्या करती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और इन रिटर्न जब आपको फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं तो आप उनको रिसोर्सेज या उनकी जो प्राइसेस हैं वो पे कर रहे होते हैं, ठीक है। आप उन चीज़ों की प्राइसेस पे कर रहे होते हैं तो आप रेवेन्यू उनको सेंड कर रहे होते हैं, पैसे सेंड कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम ऊपर वाला पोर्शन इग्नोर कर दें बच्चे, जस्ट नीचे वाले पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे जो हाउस होल्ड है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है चारों, जो हाउस होल्ड जाहिर है जो हमारे हाउस होल्ड है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो फैमिलीज हैं, जो सोसाइटी है, वो ऑर्गेनाइजेशन को ये चारों लोग लैंड लेबर कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड करती है, और इन रिटर्न फर्म जो है उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, इनके रिवॉर्ड्स, ठीक है। रेंट पे करेंगे, वेजेस पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, प्रॉफिट पे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेन इन रिटर्न ऑर्गेनाइजेशन जो है पे करती है किनको जी, हाउस होल्ड को, ठीक है। अगर हम इसको इंटरनली मीन ये यहाँ से यूं और फिर यूं इसको स्टडी कर सकते हैं, और या फिर रिवर्स में यहाँ से यूं और इधर से यूं स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए बच्चे, अगर इंटरनली देखें तो यहाँ पे इंटरनली हमने क्या कहा है कि हाउस होल्ड जो है फर्म्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, मीन लैंड लेबर कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। इसके रिटर्न अगर रिवर्स में इसको देखा जाए तो इन रिटर्न जो है ऑर्गेनाइजेशन हाउस होल्ड को गुड्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, चीज़ें बना के पेश करती है इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट। अगर हम अबाव जो आउटर कॉलम है हमारा उसको देखें, आउटर सर्कल को, तो इसमें फर्म जो है वो आपको वेजेस और मीन जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कर रही है, रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड कर रही है। दौलत यहाँ से मूव करके हाउस होल्ड की तरफ आ रही है, और हाउस होल्ड फिर उस दौलत को रिवर्स कर रहे हैं, कंपनीज को पे कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ प्राइसेस, ठीक है। मीन जब जो चीज़ें परचेज की उनके प्राइसेस के तौर पे इन जो फर्म्स को है वो रिटर्न कर रहे हैं। तो ये एक सर्कल है जिसके थ्रू आपकी वेल्थ जो है वन हैंड टू अदर हैंड मूव करती है, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ और हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ मूव करती है। आई होप सो कि बच्चे आप लोगों को समझ आ रही है जी। क्लास हमारे पास सेकंड इकोनॉमिक मॉडल है विच इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ फ्रंटियर, कि हम कितनी चीज़ें कौन कौन सी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम अस्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपकी इकोनॉमी में दो ही चीज़ें बनती हैं, एक कार और दूसरे जो है आपके पास कंप्यूटर्स। जी, हम कंसीडर कर रहे हैं कि कार्स और जो है आपके पास कंप्यूटर ही बनते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये चीज़ को शो कर रहा है। इमेजिन करें कि आप जो है कार 1000 बना सकते हैं, या फिर आप जो है 3000 जो है वो कंप्यूटर बना सकते हैं। अब ये ग्राफ बताएगा आपको, इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलते हैं, कि आपको कौन सी चीज़ कितनी बनानी चाहिए, कौन सी चीज़ कितनी आप बना सकते हैं। या तो ये कंप्यूटर्स इस साइड पे हमने शो किए हुए हैं, इस साइड पे ग्राफ के हमने कार्स को शो किया है, या ये यहाँ पे 1000 कार्स बना सकते हैं इस पॉइंट पे, या फिर यहाँ पे 3000 जो है वो कंप्यूटर बना सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि बीइंग इकोनॉमी आपको जो है द बेस्ट जो है ऑप्शन को चूज़ करना होता है, और आपको अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमाइज यूज़ करना होता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है। लेकिन इकोनॉमी को द बेस्ट वे में रिसोर्सेज को क्या करना होता है, यूटिलाइज करना होता है, यूज़ करना होता है, ठीक है। अब अस्यूम करें
कि आप जो है ये इसको मैं पॉइंट ए का नाम देता हूँ। कंपनी करती क्या है, मीन आपकी इकोनॉमी जो है वो डिसाइड क्या करती है कि आप 2200 कंप्यूटर बनाएंगे और बाकी जो टाइम बचेगा, जो एफर्ट्स बचेंगी, उसको आप लगा के 600 कार भी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये है आप अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम जो है एफिशिएंटली जो है यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आज केस में जो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो हमने इनिशियल स्टार्ट में बात की थी, वो आप सारे के सारे यूज़ कर रहे हैं। आप ये ग्राफ के आप ऊपर या बिलो कहीं पे भी कितनी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसके अबव नहीं जा सकते। मीन अगर आप यहाँ पे आके चीज़ को प्रोड्यूस करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, इतनी चीज़ आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन विदन दी जो ग्राफ है वो आप कहीं पे भी कितनी भी चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैक्सिमम ये है कि आप 3000 कार्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और सॉरी कंप्यूटर्स को, और 1000 जो है आप कार्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या यहाँ पे आप जो है उसका पोर्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर यहाँ पे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप अपने जो मिनिमम आपके जो स्पेस मीन्स हैं उनको मैक्सिमाइज यूज़ कर रहे हैं, फुल पावर में यूज़ कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आप उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ पॉइंट डी का, इतना प्रोड्यूस करते हैं, इतने आप जो है लैपटॉप बनाते हैं और इतने आप जो है वो कार्स बनाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 आप कंप्यूटर बना रहे हैं और 300 जो है कार बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज को, आपके पास जो रिसोर्सेज पड़े हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। आप विदर्दी ग्राफ हैं तो आप ये प्रोड्यूस तो कर सकते हैं, लेकिन आप अपने रिसोर्सेज जो है वो वेस्टेज हो रहे हैं, उनको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे। और बिलो या अबव द ग्राफ जो है आप जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमाइज, हमने कहा था कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उन लिमिटेड सोर्सेज को ही आपने मैक्सिमम प्रोडक्शन में लेके जाना होता है, उनसे ज़्यादा आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप जो है यहाँ पे ये पॉइंट जो है, यहाँ इतनी कारें बना सकते हैं या फिर इतने जो है वो कंप्यूटर बना सकते हैं। इसको पॉइंट एफ का नाम दे देते हैं, इसको पॉइंट ई का नाम दे देते हैं। मीन आप अगर जाहिर है ये ज़्यादा बनाएंगे तो ये कम बनेंगे, ये कम बनाएंगे तो ये ज़्यादा बन जाएंगे। आपको एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए छोड़ना पड़ता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड ऑफ, कि आप जो एक चीज़ जो है वो रिसीव करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए कोई ना कोई चीज़ आपको सेक्रीफाई करना पड़ती है, दैट इज नॉन एज ट्रेड ऑफ। ठीक है, मीन आपने अगर यहाँ पे एडमिशन लिया तो आपने इसके अगेंस्ट इस टाइम में आप कुछ और कर सकते थे जो आपने सेक्रीफाई किया है। ठीक है, दैट इज नॉन एज ट्रेड ऑफ। तो यहाँ पे अगर हमने कहा कि पॉइंट 8 पे आप 2200 जो है वो कंप्यूटर बना रहे हैं और 600 जो है आप क्या बना रहे हैं, कार्स बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कार्स ज़्यादा बनानी है तो कार ज़्यादा बनाना नहीं, 600 से 700 पे जाना चाहते हैं तो उतने नहीं, उसके अगेंस्ट 200 जो है आपको कंप्यूटर छोड़ना पड़ेंगे। आपको 200 की 2200 के बजाय आपके कंप्यूटर जो बनेंगे वो 2000 कंप्यूटर्स बनेंगे, जो आप एक दिन में या एक वीक में बना पाएंगे। ठीक है, तो मीन एक चीज़ की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन को आपको क्या करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है, तब जब आप फुली रिसोर्सेज को क्या कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद जाहिर है हमने कहा कि जो आप एक चीज़ को हासिल करने के लिए दूसरी चीज़ छोड़ते हैं तो हर चीज़ की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है, हमने कहा था, ये भी प्रिंसिपल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तो बच्चे जो आप ये 100 इन दोनों में ये जो 100 का गैप है, ये कार बनाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ रहा है, 200 लैपटॉप जो है उनको छोड़ना पड़ रहा है। तो ये 100 कार बनाने की
ये 200 लैपटॉप को छोड़ना जो है ये कॉस्ट है। मीन आपको 100 कार एक्स्ट्रा बनाने के लिए 200 जो लैपटॉप्स हैं उनकी सेक्रीफाई करना पड़ता है। इसी तरह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ कार इज हायर व्हेन द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग मैनी कार्स एंड फ्यू कंप्यूटर्स। मीन यहाँ पे अगर पॉइंट ई पे देखें तो आप जो है इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा कार्स बना रही है और कंप्यूटर जो है बिल्कुल थोड़े से बन रहे हैं, इतने से कंप्यूटर बन रहे हैं और कार यहाँ से लेके यहाँ तक मीन ज़्यादा बन रही है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए एक टाइम होता है, अगर आप थोड़ा सा इसको एनालाइज करने की कोशिश करें क्लास, तो आपको आइडिया होगा कि एक इकोनॉमी में चूँकि कार्स भी बनती हैं कंप्यूटर भी बनते हैं। कुछ लोग जो हैं वो कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स हैं, वो कंप्यूटर को टेक्नोलॉजी को जानते हैं, वो क्विकली बेटर वे में बहुत एफिशिएंटली जो है वो कंप्यूटर बना सकते हैं। और एक कुछ लोग हैं इकोनॉमी में जो बहुत एफिशिएंटली जो है वो कार्स बना सकते हैं। अब अगर आप कार्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो इसका मतलब क्या है, आपने जो कार बनाने वाले एक्सपर्ट्स थे जो उनको बेटर वे में बना सकते थे वो सारे के सारे यूज़ कर लिए। उसके बाद जो कंप्यूटर के लोग थे, जो कंप्यूटर को ज़्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंड करते थे, उसको ज़्यादा एफिशिएंटली बना सकते थे, आपने उनको भी कार की इंडस्ट्री में घुसा दिया और उनसे भी कारें बनवाना शुरू कर दी। तो वहाँ पे जो पर यूनिट कॉस्ट आएगी, मीन एक कार को बनाने पे टाइम लगेगा, उस पर कॉस्ट आएगी, वो ज़्यादा होगी, ठीक है, बजाय कि वो कम हो। इसी तरह अगर कंप्यूटर में आप इतने कंप्यूटर बनाते हैं और कार्स जो है वो बहुत थोड़ी यहाँ पे बनाते हैं, इतनी सी, तो इसका मतलब है कि आपने जो कार्स बनाने वाले बेस्ट वर्कर्स थे उनको भी कंप्यूटर की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। तो जिसका मतलब ये है कि आप उनको बेटर वे में यूज़ नहीं कर पा रहे। तो जो ज़्यादा कार में एक एक्स्ट्रा कार बनाने की यहाँ से ऑनवर्ड कंप्यूटर बनाने की कॉस्ट होगी वो रिलेटिवली ज़्यादा होगी। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ रही है। उसके बाद अगर हम कई दफ़ा क्या होता है, ट्रेड ऑफ कैन चेंज ओवर टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो ट्रेड ऑफ है ये चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है, अगर हम जो है यहाँ पे इस ग्राफ को मैं रेज कर दूँ और नया ग्राफ बनाऊँ तो इसको अज्यूम करें, जस्ट अ मिनट क्लास, मीन कि आपका जो ग्राफ है पहले वो ये बना हुआ है, यहाँ पे आपके 3000 आप कंप्यूटर प्रोड्यूस करते थे, 1000 यहाँ 1000 कार प्रोड्यूस कर सकते थे। अब क्या हुआ है, सॉरी, ठीक है, ये एक ही पॉइंट पे आके मर्ज हुए। अब होता क्या है क्लास, एक सिचुएशन अज्यूम करें कि आप जो हैं वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप पहले से ज़्यादा कंप्यूटर बना सकते हैं। पहले आप 3000 बना रहे थे और 1000 कार बना रहे थे, अब आप क्या करते हैं, ये पॉइंट की बजाय यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। मीन आप जो है वो पहले इतनी कार्स और इतने कंप्यूटर बना रहे थे, अब सॉरी हाँ, अब जो कार्स हैं वो आप उतना ही टाइम लगा के कंप्यूटर जो है 2200 की बजाय आप 2300 बना सकते हैं, और कार्स भी आप जो पहले 600 बना रहे थे वो अब 650 बना सकते हैं। मीन पॉइंट ए से पॉइंट जी की तरफ आप क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। ये किसकी वजह से होता है, जब टेक्नोलॉजी बेटर हो जाए, जब आपकी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही होती है, आप जो चीज़ें पहले लोअर मशीनरी से अच्छी क्वालिटी की नहीं बना रहे होते, उनकी मशीनरी न्यू आती है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है, इलेक्ट्रिसिटी
जो है पावर जनरेशन जो है वो ज़्यादा होती है, तो आप ज़्यादा क्विकली और ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले जो है वीक में आप अगर 100 कार्स बनाते थे तो अब आपने 150 बनाना शुरू कर दिए, या पहले जो है आप 200 बनाते थे तो अब आपने 400 बनाना कंप्यूटर स्टार्ट कर दिए। तो इस तरह अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो तो आपकी इकोनॉमिक जो है वो क्या करती है, ग्रो करती है। ठीक है, तो ये एक ग्राफ है जो आपको बताता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ कब इसको बोलते हैं, और फ्रंटियर का मतलब है कि ये कितनी चीज़ को प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, और ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। आई होप सो कि क्लास आप लोगों को समझ आई होगी।